हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे कि कंक्रीटिंग संक्रियाएं क्या होती हैं। यह हमारे कंक्रीट टेक्नोलॉजी का एक चैप्टर है जो कि बीटीओपी के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो कंक्रीट के ही सारी संरचनाएं या अधिकतर जो संरचनाएं बनाई जाती हैं उसमें कंक्रीट का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो कंक्रीट के अवयव हैं इसकी जो उपलब्धता है ये हर स्थानों पे मिल जाता है तथा यह साथ ही साथ सस्ता भी पड़ता है। यानी उपलब्धता के साथ साथ सस्ते भी पड़ते हैं। और इसके अलावा जो कंक्रीट की संरचनाएं बनाई जाती है उन संरचनाओं की जो सामर्थ्य होती है वह सामर्थ्य भी बहुत अधिक होता है तथा कंक्रीट बनाते समय इनकी जो संक्रियाएं होती हैं उन संक्रियाओं पर नियंत्रण रख करके किसी विशेष गुण का भी विकास किया जा सकता है। यानी जब कंक्रीट को बनाया जाए तो इनकी जो संक्रियाएं होती हैं उन संक्रियाओं पर यदि नियंत्रण रखा जा रहा है तो कंक्रीट के अंदर किसी विशेष गुण को भी विकसित किया जा सकता है। अगर बात किया जाए कि कंक्रीटिंग की संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं तो कह सकते हैं कि यदि एक भवन, सड़क या पुल का निर्माण करना हो या सिविल इंजीनियरिंग की कोई भी कंस्ट्रक्शन कार्य करना हो और वहाँ पे कंक्रीट का प्रयोग हो रहा हो तो सबसे पहले कार्यस्थल पर यानी जहाँ पे हमको कार्य करना है उस स्थान पर सबसे पहले कंक्रीट में लगने वाले सारे अवयवों का भंडारण किया जाता है। यानी जब निर्माण कार्य किया जाएगा तो उस स्थान पे इस कंक्रीट के निर्माण के लिए जो भी अवयव लगेंगे उनका भंडारण किया जाता है। जैसे कि कहा जाए यदि हमको कंक्रीट बनाना है तो कंक्रीट के लिए बालू, गिट्टी तथा सीमेंट के साथ साथ जल की भी आवश्यकता पड़ेगी। यदि परवलित सीमेंट कंक्रीट बनाया जा रहा है तो जल के साथ साथ इस्पात की भी आवश्यकता पड़ेगी या स्टील या छड़ों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जो हमारे अवयव होंगे कंक्रीट में प्रयोग लाए जाएंगे जैसे बालू, गिट्टी, सीमेंट, जल और इस्पात, इन सबको क्या किया जाएगा कि सबसे पहले कार्यस्थल पर ला करके उनका भंडारण किया जाएगा, जिससे कि कार्य के दौरान कभी भी यदि हमको इन सामग्रियों की आवश्यकता पड़े तो आवश्यकता अनुसार सामग्री को हम प्राप्त कर सकें। अगर यही सामग्री कार्यस्थल पे भंडारण नहीं किए जाते हैं तो इन सामग्रियों को हमको किसी गोदाम, फैक्ट्री या कहीं अन्य स्थानों से लाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि उस समय हमारा जो कार्य चल रहा हो उस कार्य को रोकना पड़े और उसके बाद हम सामग्री को लेने जाएं और फिर ला करके तब सामग्री का प्रयोग करें। तो ऐसे में समय भी अधिक खपत होता है। साथ ही साथ यदि अवयवों को कार्यस्थल पर नहीं रखा जाता है तो इससे कंस्ट्रक्शन पर या कह सकते हैं कंक्रीटिंग जो कार्य किया जाएगा उस कार्य का खर्च भी बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी संक्रिया की। जब इन सारे अवयवों को भंडारण कर लिया गया तो इन अवयवों का जिस भी ग्रेड का कंक्रीट बनाया जाता है उस ग्रेड के अनुपात के अनुसार या कह सकते हैं ग्रेड के रेशियो के अनुसार इनके अवयवों का मापन किया जाएगा। जैसे अगर कहा जाए कि M15 ग्रेड का कोई कंक्रीट बनाया जा रहा है तो M15 ग्रेड के कंक्रीट के लिए जो इनके अवयवों का अनुपात होना चाहिए वह 1:2:4, यानी 1 भाग इसमें सीमेंट लेंगे, 2 भाग हम लेंगे बालू या महीन मिलावा और 4 भाग लेंगे पत्थर की गिट्टी। अब इन अवयवों का जो मापन किया जाएगा ये हमारा कह सकते हैं कि बैचिंग या घान मापन कहलाएगा। लेकिन इन अवयवों के अलावा जैसे कहा जाए कि जल
जल की मात्रा की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो जल का भी मापन किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे यदि इस्पात का प्रयोग हो रहा है तो इस इस्पात की मात्रा को भी मापना पड़ेगा। अब अगर बात किया जाए जो मापन होता है किया कैसे जाता है, तो जो हमारा मापन किया जाता है यह मापन दो प्रकार से कर सकते हैं। एक कि आयतन के आधार पर मापन किया जाए और दूसरा जो मापन किया जाए वह भार के आधार पर किया जाए। यानी जो इन अवयवों को मापना हो, मापने के लिए क्या किया जाए कि या तो आयतन को देख करके मापा जाए या फिर भार को देख करके मापा जाए। लेकिन इसमें जो उपयुक्त होता है वह हमारा होता है कि भार के आधार पे मापन किया जाए, क्योंकि जब आयतन के आधार पे मापन करते हैं तो इसमें जो सामग्रियाँ होती हैं किसी की मात्रा कम हो जाती है और किसी की मात्रा अधिक हो जाती है। यानी अनुपात तो यही होता है, मापते समय अनुपात यही लिया जाता है, लेकिन यह अनुपात ना हो करके यह अनुपात थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है, जिससे कि कंक्रीट के जो गुण होते हैं वह गुण भी प्रभावित हो जाते हैं। अब ये कहा जाए कि घान क्या होता है, सिर्फ घान, तो कह सकते हैं कि एक बार अवयव को मिक्स करने के लिए जिस अनुपात में सामग्रियों को निकाल करके मिक्स किया जाता है, जो मिश्रण प्राप्त होता है वही मिश्रण हमारा एक बैच या एक घान कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सभी अवयवों को मिक्स करने पर, यानी सभी अवयवों को लिया जाए और एक साथ जितने अवयवों को लेकर के मिक्स किया जाता है वह हमारा एक घान या एक बैच कहलाता है। अब जब हम मापन कर लेते हैं तो मापन करने के बाद दूसरी संक्रिया हमारी आती है कि मिक्सिंग किया जाए। तो मिक्सिंग करने के लिए क्या किया जाता है कि इसके लिए भी दो विधियां अपनाई जाती हैं। एक विधि जो अपनाई जाती है कि हस्त विधि। हस्त विधि या कह सकते हैं कि श्रमिकों के द्वारा अवयवों को आपस में मिक्स किया जाए, वही अवयव जो कि पहले मापन कर लिया गया है उनको हस्त विधि या कह सकते हैं कि श्रमिकों के द्वारा आपस में मिक्स किया जाए। दूसरी जो विधि होती है वह होती है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में क्या किया जाता है कि अवयवों को मिक्स करने के लिए कुछ मशीनें प्रयोग की जाती हैं। जो मशीनें प्रयोग की जाती हैं अवयवों को मिक्स करने के लिए, उन मशीनों को मिक्सर कहा जाता है। तो मिक्सिंग यानी जो हमारा अवयवों का मापन किया जाएगा उनको हम मिक्स करने के लिए दो विधि अपना सकते हैं, या तो हस्त विधि के द्वारा मिक्स करेंगे और या फिर कह सकते हैं कि मिक्सिंग करने के लिए हम मशीनों का प्रयोग करें। यदि मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है तो वह हमारा यांत्रिक विधि से मिक्सिंग कहलाएगा। इसके बाद अगली संक्रिया जो हमारी होगी वह परिवहन, यानी कह सकते हैं कि मिक्सिंग के बाद जो सुघट्य अवस्था में या गीली अवस्था में हमको कंक्रीट मिलती है वह मिक्सिंग के स्थान से कार्यस्थल तक ले जाना कंक्रीट का परिवहन कहलाता है। अब अगर कार्यस्थल तक ले जाया जा रहा है तो इसके लिए भी बहुत सारी विधियां अपनाई जा सकती हैं, जिससे कि कंक्रीट एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि टोकरी का प्रयोग किया गया, टोकरी या तसला, इसके द्वारा भी सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन जब टोकरी या तसले का प्रयोग तभी किया जाता है जब कार्यस्थल और मिक्सिंग स्थल दोनों बहुत समीप हों। जब हमारा परिवहन का कार्य संपूर्ण हो जाता है, परिवहन का कार्य समाप्त होने के बाद हम उसी सुघट्य कंक्रीट को कार्यस्थल पर ले जाते हैं और वहाँ पे उस कंक्रीट को बिछाया जाता है। यानी परिवहन के बाद जो अगली संक्रिया हमारी होगी वह होगा कि अवयवों को सुघट्य कंक्रीट को कार्यस्थल पे ले जाना और वहाँ पे उसको बिछाना। तो यहाँ बिछाते समय जो हमारी फार्माबंदी तैयार होगी, जैसे अगर कहा जाए कि कोई हमको कॉलम वगैरह बनाना है तो इसके लिए इस प्रकार से फार्माबंदी तैयार होगी। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि जो हमारी कंक्रीट होगी इस कंक्रीट को ला करके
इसी सांचे के अंदर भरा जाता है, यानी सांचा पहले से वहाँ पे तैयार होगी। या कहा जा सकता है कि परिवहन के बाद यहाँ पे एक संक्रिया और रखी जा सकती है जो हमारा फार्मा बंदी कहलाती है, फार्मा वर्क। या और इसके बाद फिर कंक्रीट को बिछाया जाए, लेकिन हम इसको यहाँ पे छोड़ करके हम अगली संक्रिया पे बात कर रहे हैं कि कंक्रीट को बिछाना। तो जो कार्यस्थल पे पहुँच जाता है कंक्रीट, तो इसको पूरे सतह पर, यानी जो भी हमारा सांचा तैयार होता है उस पूरे सतह पर कंक्रीट की एक समान मोटाई में बिछाया जाता है, जिससे क्या होता है कि कंक्रीट हमारी समांग बनी हो। और यहाँ पे जो फार्मा बंदी तैयार किया जाता है इसके बीमा का मापन किया जाता है, और बीमा का मापन में यह देखा जाता है कि जो सांचा बनाया गया है ये उस सांचे का जो आंतरिक माप है वह हमारे कंक्रीट के माप के बराबर है या नहीं। क्योंकि अगर कंक्रीट को एक बार बिछा दिया गया और वह कठोर हो गई तो उसके माप में परिवर्तन करना कठिन हो जाता है। इसलिए क्या किया जाएगा कि सांचे को ही पहले से माप लिया जाएगा और उसके बाद इसके अंदर कंक्रीट को बिछाया जाएगा। जब कंक्रीट इसके अंदर बिछाई जाती है तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जो इसमें प्रबलन छड़ें डाली गई हों, जैसे कह सकते हैं इतने मोटाई में कंक्रीट बिछाया गया। अब यहाँ पे यदि इस प्रकार से छड़ दिखाए गए हैं ऐसे करके, तो ये छड़ जो हों तली पर ना बैठने पाए, इसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं कि सीमेंट की बनी एक छोटी प्लेट प्रयोग करते हैं, जिससे कि जो हमारा जाल होता है इस्पात का यह कुछ ऊपर उठ जाता है। क्योंकि अगर यह जाल बाहर से दिखाई देती है तो यह भी माना जाता है कि कंक्रीटिंग कार्य सही नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से कंक्रीट को बिछाया जाएगा कि जो ये इस्पात हों इसके चारों तरफ से कंक्रीट की एक कवर बन जाए। जब यह हमारा कंक्रीट बिछा दिया जाता है कार्यस्थल पर, इसके बाद हमारी अगली संक्रिया होती है कि कंक्रीट की कुटाई करना। तो कंक्रीट की कुटाई के लिए क्या करते हैं, यह भी दो विधियों से किया जा सकता है। एक हस्त विधि से करते हैं। हस्त विधि से कुटाई करते समय इसमें सार्मिक होते हैं, सार्मिकों के द्वारा दुरमुट और लोहे की लंबी छड़ और करने इन सब छोटे मोटे उपकरणों का प्रयोग करके कंक्रीट की सतह की एक समान कुटाई की जाती है। जैसे अगर यहाँ पे कंक्रीट भरी गई है इसके अंदर, तो यहाँ पे इन पूरे सतह पे एक समान कुटाई होना चाहिए। क्योंकि अगर कुटाई कम की जाती है तो इस कंक्रीट की जो सामर्थ्य होगी वह प्रभावित हो जाती है। अगर इसमें 1% की कुटाई में कमी की जाती है तो इसके कारण जो कंक्रीट की सामर्थ्य होती है वह 5% तक कम हो जाती है। और बहुत अधिक कुटाई भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत अधिक कुटाई की जाती है तो कंक्रीट का पृथक्कीकरण या उत्सरण होने की संभावना भी बन जाती है। या और अधिक कुटाई करते हैं तो जो कंक्रीट सुघट कंक्रीट या गीली कंक्रीट में सीमेंट और जल का मसाला होता है या जेल होता है वह कंक्रीट के सतह पर आ जाती है, जिससे क्या होता है कि बाद में वही पपड़ी बन करके टूट जाती हैं और सतह पे दरारें पड़ जाती हैं। इसके बाद जब हमारा कुटाई का कार्य संपन्न होता है तो अगली संक्रिया हमारी होती है कि सतह की संपूर्ति की जाए। तो सतह की संपूर्ति भी एक ही बार में न करके यह 3 चरणों में किया जाता है। सबसे पहले जो कार्य किया जाता है वह हमारा होता है स्क्रीडिंग। स्क्रीडिंग के अंदर क्या किया जाता है कि जो हमारे कंक्रीट की सतह होती है, यहाँ पे जो गिट्टी के अवयव होते हैं या कंक्रीट गीली अवस्था में होती है, इसकी सतह समतल ना होकर के कुछ ऊंचा नीचा होता है। तो पहले एक लंबी लकड़ी की या एल्युमिनियम की या कह सकते हैं इस्पात की प्लेट ली जाती है और उस प्लेट को पूरे सतह पे ऐसे रगड़े जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जहाँ कहीं गिट्टी सतह से ऊपर होती है वो नीचे बैठ जाती है और सतह कुछ समतल हो जाता है। जब सतह कुछ समतल प्राप्त हो जाता है इसके बाद हम करते हैं स्क्रीडिंग के बाद फ्लोटिंग, यानी फ्लोटिंग किया जाता है। फ्लोटिंग में क्या होता है कि इसके सतह को और समतल कर दिया जाता है और फिर लास्ट में करने के द्वारा सतह की संपूर्ण संपूर्ति की जाती है और सतह हमारा समतल प्राप्त हो जाता है। यानी सतह संपूर्ति के लिए स्क्रीडिंग किया जाएगा, फिर फ्लोटिंग किया जाएगा,
फ्लोटिंग हो जाने के बाद फिर करनी किया जाता है। इन 3 संक्रियाओं से सतह संपूर्ति की प्रक्रिया समाप्त होती है। जब हमारा कंक्रीट कुछ कठोर हो जाता है या कह सकते हैं 24 घंटे बीत जाते हैं और उसमें कुछ सामर्थ्य आ जाती है, तो फिर हम अगली संक्रिया अपनाते हैं कंक्रीट की तराई करना। इसमें क्या किया जाता है कि तराई की बहुत सारी विधियां होती हैं। जैसे अगर कहा जाए इस प्रकार से कोई छत है तो इसको छोटे छोटे भागों में ऐसे बांट लिया जाएगा या मिट्टी के डोले या कह सकते हैं मेड़ियाँ बांध दी जाएंगी और इन छोटे छोटे भागों में या क्यारियों में क्या किया जाएगा कि पानी भर दिया जाएगा, जिससे कि इसकी तराई लगातार बनी रहे। यानी जब हमारी सतह संपूर्ति हो जाएगी उसके बाद हम उस कंक्रीट की सतह की तराई करते हैं, जिससे कि उसकी रासायनिक क्रिया बनी रहे और साथ ही साथ इसकी सामर्थ्य भी हमको अधिकतम प्राप्त हो। और एक यह हमारा होता है कि कंक्रीट में जोड़ देना। होता क्या है कि जब कंक्रीटिंग संक्रियाएं की जाती हैं या कंक्रीटिंग कार्य किया जाता है और पूरा कार्यखंड एक दिन में समाप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में कंक्रीट की ढलाई करते समय कुछ जोड़े छोड़ दी जाती है। जैसे कहा जाए कि इतने में हमको कंक्रीटिंग कार्य करना है, लेकिन हमने एक दिन का पूरा समय ले लिया और कंक्रीटिंग कार्य यहाँ तक ही हो रहा है, तो यहाँ की जो फलकें होंगी वो ऊर्ध्वाधर ना बना करके कुछ ढालों या खांचेदार बनाएंगे, जिससे कि जब अगले कंक्रीटिंग यहाँ से प्रारंभ की जाए तो ये कंक्रीट, यहाँ के कंक्रीट और यहाँ के कंक्रीट, ये दोनों कंक्रीट आपस में बहुत अच्छी प्रकार से जोड़ बना ले। जैसे कहा जाए कि अगर हमको इतने दूरी में कंक्रीट ढालना था लेकिन इतना हो गया है, तो इसकी ये सतह इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर ना रख करके इसके सतह को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से है तो यहाँ से सतह इस प्रकार से ऐसे कर देंगे, सीढ़ी नुमा कर दिया जाएगा, या कह सकते हैं कि कुछ ऐसे तिरछा कर दिया जाएगा कि जब अगली कंक्रीट यहाँ पे डाली जाए तो ये दोनों जोड़े आपस में अच्छी प्रकार से जोड़ बना लें और कंक्रीट में वहाँ से पानी का लीकेज ना होने पाए। तो ये हमारी कंक्रीटिंग संक्रियाएं होती हैं। ये इन कंक्रीटिंग संक्रियाओं के बारे में यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातें बताई गई हैं। इन संक्रियाओं के बारे में अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताया जाएगा। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।